हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं संक्षेपण। संक्षेपण के अंतर्गत मैंने आपको 2 किताबों में से अलग अलग ये विषय भेजे हैं और इसमें आप देखोगे कि एक पुस्तक में संक्षेपण विषय को लिखा हुआ है पूरा और दूसरे में प्रश्नोत्तर शैली में इनको दिया हुआ है। तो मैं आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 5-5 अंकों के प्रश्न आपसे संक्षेपण में से पूछे जाते हैं और आपको 5 अंकों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना होता है, इसलिए संक्षेपण में आप 5 अंक का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखें आप, पहला प्रश्न है संक्षेपण से क्या तात्पर्य है। संक्षेपण से क्या तात्पर्य है। विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में संक्षेपण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगिता और स्पर्धा के इस युग में जीवन का हर क्षेत्र तेज गति से प्रभावित है, जिस कारण व्यक्ति कम शब्दों से अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को आवश्यक माना जाने लगा है। और ये आवश्यक माना जाने लगा कि हम कम से कम शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। क्यों ऐसा माने जाने लगा? क्योंकि आज का जो युग है वह प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का युग है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए विद्यार्थी से शब्दों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। जैसे लिख दिया जाता है कि प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 शब्दों में दें, या प्रस्तुत प्रश्न निबंध को आप अधिक से अधिक 500 शब्दों में लिखें। तो ये एक शब्द सीमा निर्धारित की जाने लगी है। तो अधिकारी वर्ग संक्षेप में विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो विद्यार्थी शब्द संख्या में बंद कर परीक्षा में उत्तर देने के लिए विवश होते हैं। किसी बड़े आकार की विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। किसी बड़े आकार की विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता बच्चों कार्यालयों में होती है, संस्थानों में होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्यालय या संस्थान में दिन प्रतिदिन पत्र या कोई नियमावली आती रहती है। तो ऐसे में जो उच्च अधिकारी होता है वह चाहता है कि उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है या जो उसका पीए है या जो उसका अधीनस्थ अधिकारी है वह उस संपूर्ण विषय में से वही बातें उसे बताए जो बहुत अधिक जरूरी हों या जो आवश्यक बातें हों। तो ऐसे में जो संक्षेपण है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो किसी बड़े आकार की विषय वस्तु या संदर्भ को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति सम जमा क्षिप जमा ल्युट जमा अन्न प्रत्यय से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी कथन या लिखित भाव को काट छाट कर छोटा करना। किसी कथन या लिखित भाव को काट छाट कर छोटा करना, इसको क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण और सार में अंतर होता है। संक्षेपण में मूल पाठ का लगभग 1/3 भाग लिया जाता है, जबकि सार लेखक में प्राय ऐसा नहीं किया जाता। संक्षिप्तता, पूर्णता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, मौलिकता, ये सब संक्षेपण की विशेषताएं होती हैं और इन सब पॉइंट्स को हम संक्षेपण की विशेषताओं के अंतर्गत विस्तार से करेंगे। इसके लिए मूल पाठ को ध्यान से पढ़कर अपनी भाषा में लिखते समय सूत्रात्मक समस्त पद प्रधान भाषा का प्रयोग किया जाता है। उत्तम और मध्यम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष को अपनाना चाहिए। सभी उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्ति आदि उदाहरणों को छोड़ दिया जाता है और छोड़कर सरल भाषा में मूल भाव को संक्षिप्त करके लिखते हैं, तब उसको हम संक्षेपण कहते हैं। तो जब हम संक्षेपण करते हैं तो जितने भी मुहावरे, लोकोक्ति, उदाहरण जो भी उसमें दिए गए होते हैं मूल पाठ में,
उसको हम अलग कर देते हैं मूल पाठ से और अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, स्पष्टता के साथ लिखते हैं, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संक्षेपण किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख करें। संक्षेपण एक कला है जिसका संबंध किसी विस्तृत विषय वस्तु या संदर्भ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने से होता है। जो बात हमने ऊपर पढ़ी थी उसी बात को हम संक्षेपण किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं। विभिन्न संस्थानों, कार्यालयों और विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत अनावश्यक, अप्रासंगिक, अनपेक्षित अंशों को छोड़कर मूल भाषा को ध्यान में रखकर उपयोगी तथ्यों को संक्षेप में प्रकट किया जाता है। संक्षेपण में सार, भावार्थ, निष्कर्ष से भिन्नता होती है। संक्षेपण की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली सबसे बड़ी विशेषता है संक्षिप्तता, क्योंकि जब हम संक्षेपण कहते हैं तो उसका अर्थ ही है मूल पाठ को संक्षिप्त करके लिखना। तो अगर संक्षेपण छोटा नहीं होगा, यदि उसमें संक्षिप्तता नहीं होगी तो वह संक्षेपण ही नहीं होगा। तो इसलिए जब हम संक्षेपण करेंगे, जब हम उसका मूल पाठ करेंगे, उसकी जब हम प्रस्तुति करेंगे मूल पाठ की, तो हमें उसको संक्षिप्त करके लिखना होगा। और इसके लिए जो अनुपात होता है वह 1/3 होता है। 1:3 के अनुपात में यह लिखा जाता है। इसे सूत्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विस्तार और व्याख्या को किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं किया जाता। जब हम संक्षेपण करते हैं तो संक्षिप्त रूप से ही हम अपनी बात को कहते हैं। अगर हमने उसका विस्तार कर दिया तो हमारा संक्षेपण खराब हो जाएगा और हमें कोई अंक उसमें प्राप्त नहीं होगा। तो जो संक्षेपण है वह संक्षिप्तता उसका सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा है पूर्णता, कि जब हम जो ये संक्षिप्तता है 1:3 की जब हम बात करते हैं तो इसका बच्चों अर्थ होता है कि मान लीजिए हमारे 90 शब्द हैं कुल, तो 90 में से हमें कितना लिखना है, 30 शब्द लिखने हैं, तो उसको हम कहेंगे 1/3, 1/3, 1/3 भाग होना चाहिए। यानी 100 शब्द हैं तो 33 शब्द हमारे होने चाहिए। इसी तरह से 180 शब्द हैं तो 60 होने चाहिए। तो कुछ भी आप उसको 1/3, 3 से भाग करके देख सकते हैं। जितने शब्द हमारे उस उद्धरण में या आए हुए हैं उनको हम 1/3 लिखते हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है पूर्णता। संक्षिप्तता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मूल पाठ या विषय की कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको छोड़ दिया जाए। जरूरी बातों को हम अपने संक्षेपण में स्थान देते हैं। संक्षेपण प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी उपयोगी या तथ्यपूर्ण जो बात है वह छूटे नहीं, और जो अनावश्यक अनपेक्षित बातें हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तभी हमारे संक्षेपण में पूर्णता का गुण विद्यमान रहेगा और एक पूर्णता होनी चाहिए। और इसीलिए संक्षेपण को कहा जाता है कि संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। ये परिभाषा है संक्षेपण की, कि संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। डॉक्टर नरेश मिश्र हुए हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है एक स्थान पर कि संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी गई स्वतः पूर्ण रचना होती है। तो स्वतः पूर्ण, तो पूर्णता जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बड़ी विशेषता है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को क्रमशः संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस परिभाषा में ही अगर हम देखें तो पूर्ण रचना में पूर्णता आ गया, संक्षेपण में संक्षिप्तता आ गया, और क्रमशः माने क्रमानुसार लिखेंगे और संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। ये सारी विशेषताएं इस परिभाषा में स्पष्ट हो जाती हैं। तीसरी विशेषता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब है कि जो बात पहले आई है उस बात को हम पहले लिखें और जो बाद में आई है उस बात को हम बाद में लिखें। तो जो मूल पाठ है
बीच बीच में से तथ्यों को चुनते हुए यदि हम लिखेंगे तो हमारा जो संक्षेपण होगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब हम मूल पाठ के सभी तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से सरल वाक्यों में लिखेंगे तो हमारा संक्षेपण अच्छा होगा और उसमें सुसंबद्धता होगी। तो इसलिए क्रमबद्धता या सुसंबद्धता कायम रहनी चाहिए संक्षेपण में, तभी हमारा संक्षेपण अच्छा होगा। चौथा है स्पष्टता। पूर्णता, शुद्धता, क्रमबद्धता, स्पष्टता। स्पष्टता, संक्षेपण स्पष्ट होना चाहिए। किसकी दृष्टि से? विषय और भाव की दृष्टि से। इसके लिए ऐसी भाषा और शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सरल हो, जो सहज हो और जिसमें जो अर्थ है वह हमारा एकदम से स्पष्ट हो। तो हमारा संक्षेपण ऐसा होना चाहिए जिसमें सुसंबद्धता हो और स्पष्टता हो। हमारी आगे एक और विशेषता है जो है छठी विशेषता, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि संक्षेपण मौलिक होना चाहिए। मौलिक का अर्थ है कि जो आप लिख रहे हैं वह लेखन सामग्री दिए गए मूल पाठ से जो कि त्यों ना उतारी जाए, बल्कि संक्षेपण करते समय हमें अपने मूल पाठ और तथ्य को समझ करके अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में उसको स्पष्ट करना चाहिए और मूल पाठ का 1/3 भाग वर्णित करना चाहिए, तभी एक अच्छा संक्षेपण बनता है। उसके बाद है उचित शीर्षक। जब बच्चों हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, किसी अनुच्छेद को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ में आने लगता है कि यह जो विषय सामग्री है यह किस विषय पर लिखी गई है। तो जो उसका विषय होता है उसको ध्यान में रख कर के उसका हमें एक शीर्षक देना होता है। जो शीर्षक होता है वह लंबा चौड़ा या बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और शीर्षक एक पंक्ति का भी हो सकता है और 2 या 3 शब्दों का भी हो सकता है। तो शीर्षक के लिए कोई ऐसा उचित कोई पैमाना नहीं है कि हम उसे पैमाने में माप करके लिखें। तो शीर्षक समुचित होना चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए। 2 या 3 शब्दों का शीर्षक भी हो सकता है और पूरे एक वाक्य का भी शीर्षक हो सकता है। केवल हमारी बात उस शीर्षक में स्पष्ट होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। एक और बच्चों विशेषता है जिसको हम कहते हैं समाहार शक्ति। समाहार का मतलब होता है कि जब हम अपने अनुच्छेद को संक्षेपण के रूप में परिवर्तित कर लें तब हम उसको एक बार फिर से पढ़ें, उसकी रीडिंग लें और ऐसा करने से जो आवश्यक तथ्य हैं वो छूटेंगे नहीं और हमें पता चल जाएगा कि कोई तथ्य छूटा तो नहीं है। तो इसलिए कोई भी ऐसा तथ्य छूटना नहीं चाहिए जो मूल भाव के लिए जरूरी हो, और यदि हम उसको छोड़ देंगे तो मूल भाव हमारा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए केवल उन्हीं तथ्यों को अपने संक्षेपण में स्थान दें जो अति आवश्यक है और जो अनावश्यक हैं उनको छोड़ दें। और आखिर में हम उसको एक बार अवश्य पढ़ें और देखें कि जो हमने संक्षेपण किया है वह उपयुक्त है या नहीं है। तो तथ्यों को, जो हमारे तथ्य हैं, मूल तथ्य, उनको तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखना चाहिए और अनावश्यक बातों को तो अवश्य ही निकाल दिया जाना चाहिए, तभी एक संक्षेपण अच्छा होता है। उसके बाद बच्चों हमारा जो प्रश्न है वह है संक्षेपण प्रक्रिया के आवश्यक नियम लिखिए। तो संक्षेपण प्रक्रिया के क्या नियम होते हैं? तो सबसे पहला जो नियम है, आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे भी, और आपको मैंने ये कल सारा टेक्स्ट भेज दिया था, तो बच्चों आपने रीडिंग ज़रूर कर ली होगी, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। इसीलिए मैं एक एक शब्द नहीं पढ़ा रही हूँ जो यहाँ दिया गया है, केवल मैं इन पॉइंट्स को आप लोगों को समझा रही हूँ, मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ। क्योंकि पढ़ने के लिए मैंने आपको बोल दिया था कल कि सब बच्चे इनकी दोनों किताबों की रीडिंग लेंगे। तो जब हम किसी मूल पाठ का संक्षेपण करते हैं